डियर फ्रेंड्स, ईवीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं 6 यूनिट पर, जिसमें हम सोशल इश्यूज एंड द एनवायरनमेंट यानी सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर टॉपिक को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में यहाँ पर इसमें सोशल इश्यूज एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम sustainable to sustainable development, urban problems related to energy, water conservation, rainwater harvesting, watershed management, और यहाँ पर resettlement and rehabilitation of people, its problem and concern, case studies, environmental ethics issues and possible solution, climate change, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग रहेगा, एसिड रेन इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकास्ट केस स्टडी, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट ये देखेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इश्यूज इन्वॉल्व इन इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित हम यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए इनको शुरू कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यहाँ पर, जिसमें हम जल संरक्षण की विद्या वाटर कंजर्वेशन मेथड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, विश्व जल दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 22 मार्च या 20 मार्च या 15 जून या 5 जुलाई, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बांध निर्माण के अन्य प्रभाव हैं यानी अदर इफेक्ट ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन आर, जल पारी तंत्र पर प्रभाव या आसपास के क्षेत्र में जल भराव या जंतु की आवास अक्षति, यह सभी। देखिए जो बांध निर्माण होता है, फॉर एग्जांपल ये बिजली बनाने के लिए होता है, विद्युत जो बनाई जाती है जल विद्युत उसके लिए होता है। जैसे कोई ये रिवर होती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर पानी को रोककर इकट्ठा करके डैम बनाया जाता है। उसके बाद इस डैम से यहाँ पर पेनिस्टो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जो यहाँ पर वाटर को प्रेशर के साथ यहाँ पर दबाव के साथ टरबाइन तक लेकर जाया जाता है। जब टरबाइन यहाँ पर रोटेट होती हैं तो ये आगे इसके बाद ये जनरेटर से कनेक्टेड होती है और इस तरह से यहाँ बिजली प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है जहाँ पर पानी को रोका जाता है, ये वाला यहाँ पर, तो इससे उसने कहा कि क्या प्रभाव हो सकते हैं। एक तो जल पारितंत्र पर प्रभाव होता है और आसपास के क्षेत्र में जल भराव भी हो सकता है, और जंतुओं की जो आसपास में रहते हैं यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर आवास अक्सर होती है। तो इसलिए अक्सर ये सभी यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए ये सभी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। सरदार सरोवर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट, तो ये गुजरात राज्य में, भारत का जो गुजरात राज्य है, ये मान लिया ये भारत है, तो यहाँ पर जो गुजरात राज्य है वहाँ पर ये किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी गुजरात इज करेक्ट आंसर। 4, भारत में बांध और बैराज बनाने में सबसे बड़ी समस्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बिल्डिंग डैम्स एंड बैराज इन इंडिया, यानी अगर हम डैम बनाना है, बैराज बनाना है, तो भारत में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल आती है। देखिए ऑप्शन दिए गए, नदी से जल हटाना या नदी का बहाव नियंत्रित करना या पुनर्वास या व्यय। देखिए नदी से जल हटाना ये तो एक समस्या है, नदी का बहाव नियंत्रित करना ये भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी होती है पुनर्वास की यानी रिहैबिलिटेशन, यानी जहाँ पर हम ये डैम बनाते हैं वहाँ पर जो पब्लिक रहती है, पर्सन रहते हैं या जो जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उनको वहाँ पर उनका पुनर्वास की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय जल बिजली निगम की स्थापना की इस वर्ष हुई थी, यानी नेशनल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 1947 या 1957 या 1975 या 2005, तो ये 1975 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यार। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विश्व में जो हमारा वातावरण होता है उसमें जो हीट बढ़ जाती है, उसका तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेंगी। ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ अल्पाइन ग्लेशियर
due to global warming, which two countries will have to redetermine their international boundaries. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्लेशियर है जो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, और इधर कोई कंट्रीज़ है, इधर कोई कंट्रीज़ है, और ये मान लिया यहाँ पर इनकी बाउंड्री को निर्धारित करता है। दो कंट्रीज़ हैं कोई भी, तो अगर ये मान लिया कोई ग्लेशियर पिघल जाता है तो इनकी जो बाउंड्री थी वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया कि जो अल्पाइन ग्लेशियर है, हम जानते हैं कि अल्पाइन ग्लेशियर इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में बाउंड्री लाइन या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इटली व स्विट्ज़रलैंड। ना क्वेश्चन नंबर 7, यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। इट इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन दिए गए हैं सिकुड़ते हिमनद, श्रिंकिंग ग्लेशियर्स या समुद्री बर्फ का अक्षय, लॉस ऑफ सी आइस या पक्षी प्रवासन, बर्ड माइग्रेशन या अधिक तीव्र गर्म किरणें, मोर इंटेंस हॉट रेज। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षी प्रवासन, बर्ड माइग्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रपोज ए कार्बन टैक्स टू कॉम्पेंसेट फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी इसको रोकने के लिए पहल की है, शुरुआत की है। तो ऐसा देश है न्यूजीलैंड जिसने ये शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक है, यानी द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। यहाँ पर ऑप्शन दिए मृदा अपरदन या जीवाश्म ईंधनों का जलना या जल प्रदूषण या ट्रैफिक जाम। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग में कुछ गैसें जो योगदान करती हैं वो, जैसे हमारा डीजल पेट्रोल जलते हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं इनके जलने से होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधनों का जलना इज राइट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? जब वायुमंडल में यहाँ पर H2SO4 वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, तो ये इस तरह की जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है। यानी यहाँ पर H2SO4 वाटर के साथ यहाँ पर मिलकर नीचे आता है, तो सल्फर और के जो ऑक्साइड हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये सब होता है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? एसिड रेन अकर ड्यू टू द एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन दिए गए नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ओजोन तथा CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पर सल्फर है देखिए, और उसके अलावा नाइट्रोजन है, तो इनके जो ऑक्साइड होता है इनकी वजह से होता है। इसलिए ऑप्शन ए, नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? यानी इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट एसिड रेन। सबसे पहले एसिड रेन कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये 1972 में स्वीडन में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल वर्षा होती है यानी एसिड रेन तो कारखानों की, जैसे पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो यहाँ पर कारखानों से होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं? कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर देख लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि H2SO4 की वजह से यहाँ पर ये होता है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल के पीला पड़ने का कारण है? द रीजन फॉर द ज्वेलरिंग ऑफ ताजमहल। ताजमहल का कलर जो है वो पीला होने लगा है, थोड़ा मटमैला होने लगा, तो उसकी वजह जो बताई गई, ऑप्शन दिए गए हैं SPM या सल्फर डाइऑक्साइड या अम्लीय वर्षा या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर ये सल्फर है, SULPH या, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये होता है, इसलिए ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग निकल कर आता है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए एक सिद्धांत होता है, जिसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई गाड़ी खड़ी है, कार है, और उसके शीशे बंद हैं, तो क्या होता है, बाहर से सूर्य की रोशनी आती है, अंदर जाती है, और अंदर आप देते हैं कि वहाँ पे हीट हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है, और वो गर्मी बाहर नहीं निकल जा पाती। तो यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत से आप देखो आजकल
फूल के पौधे उगाए जाते हैं, फूल उगाए जाते हैं। इसी सिद्धांत को उसमें कांच का घर बनाया जाता है खेतों में, तो वहाँ पर ये ही सिद्धांत वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिद्धांत ही यूज होता है। तो इससे संबंध यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू ठंडक एवं नमी से, या ऊष्मीय प्रभाव से, या अधिक वर्षा एवं हरियाली से, या मरुस्थलीकरण से। तो ये ऊष्मीय प्रभाव से थर्मल इफेक्ट किस होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू ग्रीन हाउस फार्मिंग इज, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर सिक्किम, या पंजाब, या उत्तर प्रदेश, या बिहार। तो ये सिक्किम राज्य है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनोट ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैस दिए हैं, उनमें से देखना कौन सी नहीं। मिथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। देखो मिथेन भी होती है ग्रीन हाउस गैस, और ओजोन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी नाइट्रोजन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि का कारण बनती है, यानी द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज, किस वजह से होती है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, या अम्लीय वर्षा, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि किसका कारण बनती है। उससे क्या होता है, एक तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है, ग्लेशियर वगैरह होते हैं, वो पिघलते हैं, उसकी मेल्टिंग होती है, उसकी वजह से भी जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। उसको अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि, जिससे हम हैवी रेन भी हो सकती है और कहीं कहीं सूखा भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एवं बी दोनों, यानी ये और ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एमिट्स मोर ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस अमेरिका और चीन वगैरह में होती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चाइना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, के कारण पर्यावरणविदों में चिंता व्याप्त है, क्योंकि ड्यू टू नाइट्रस ऑक्साइड गैस विच इज कॉल्ड लाफिंग गैस देयर इज कंसर्न अमंग इन्वायरमेंटलिस्ट बिकॉज, निम्न सांद्रण पर यह कैंसर कारक है, या यह फोटो केमिकल स्मोक उत्पन्न करता है, या यह है ग्रीन हाउस गैस है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है। तो द इंक्रीजिंग abundance ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज द रीजन फॉर ऑल अदर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सार्वभौम तापमान, यूनिवर्सल टेम्परेचर बढ़ सकता है, समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण हो सकता है, या ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव, या कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरन प्रभाव। तो यहाँ पर ये सभी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव है, ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट है, वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का अधिभाग है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड, यानी जो हरित ग्रह गैस हैं, ग्रीन इफेक्ट जो गैसेज होती हैं, वो जो पैदा होती हैं दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, और भारत का क्या योगदान, भारत का योगदान पूछा गया, तो भारत का योगदान सिर्फ 1% के आसपास ही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है। तो द एमिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज कम्प्लीटली एंथ्रोपोजेनिक। नाउ क्वेश्चन, इसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नाइट्रस ऑक्साइड, या हाइड्रोजन सल्फाइड, या मीथेन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए यहाँ पर O3 दी गई है, ग्रीन हाउस गैस होती है, जलवाष्प वाटर वेपर भी हो सकती है, NH3 और CO2 दिया गया है। यहाँ पर जो NH3 है, यानी अमोनिया गैस, ये यहाँ पर NH3 ये यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर ओजोन परत, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल पोल्यूशन इज, यहाँ पर दिया गया धूम्र कोहरा, स्मोकी फॉग, या नदी प्रदूषण, रिवर पोल्यूशन, या अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, या ओजोन अक्षरण, ओजोन डिप्लीशन। तो यहाँ पर जो ओजोन अक्षरण है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन का अर्थ है, यानी ओजोन का क्या मतलब है, ओ का जोन है, ओज जोन, या O2, या O3, या O4। तो ओजोन जो होती है वो
3 होती है, इसलिए ऑप्शन सी O3 करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन परत में छेद अधिकतम होता है। द होल इन द ओजोन लेयर इज मैक्सिमम इन यूरोप में या अफ्रीका में या अंटार्कटिका में या भारत में। तो अंटार्कटिका में ये सबसे ज़्यादा होता है, जो साउथ पोल से संबंधित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन परत जीवन की रक्षा करता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ बाय सल्फर डाइऑक्साइड से या हाइड्रोकार्बन से या यूवी रेडिएशन विकिरण से या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर से उत्तर होगा यूवी, जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जो बड़ी खतरनाक होती है मानव के लिए, इंसानों के लिए और जीवधारियों के लिए, तो उससे ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल जैसे बारिश में छाता हमारी बारिश से रक्षा करता है, इसलिए इन किरणों से ओजोन लेयर हमारी हिफाजत करती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा ओजोन की परत में अपसरण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी इसको नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरोकार्बन, टेट्राएथिलेट, कोयले की राख या धूल के कण। तो जो फ्लोरोकार्बन, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ओजोन गैस विद्यमान है। ओजोन गैस ही प्रेजेंट इन किस में होती है। अक्षोमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो ओजोन गैस जो होती है वो समताप मंडल में होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन देगा 16 सितंबर या 16 अक्टूबर या 16 मार्च या 16 दिसंबर। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण के साथ मानव का बढ़ता हस्तक्षेप वायुमंडल की किस गैस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। द इंक्रीजिंग interference of human with the environment is causing the most damage to which gas of the atmosphere। यहाँ ऑप्शन दिए गए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या नियोन ओजोन। तो ये ओजोन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ऑप्शन डी ओजोन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारक है। द मेन फैक्टर फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन उत्सर्जन है या अम्लीय वर्षा है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुँचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर ही उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है उसका ह्रास होता है, उसमें नुकसान होता है, उसका जो होल है वो इंक्रीज होता है, इसलिए उसका वक्त समय पूछा गया है तो किस माह में होता है। तो ये वहाँ पर जो होता है वो सितंबर तथा अक्टूबर में होता है, इसलिए ऑप्शन सी सितंबर तथा अक्टूबर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध समझ लेते हैं, ये हमारी परत भी है, तो इसको बीच में से यहाँ पर दो गोलार्ध होते हैं। ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये होता है साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी हम बात कर रहे थे जब बात कर रहे थे हम अंटार्कटिका की, वो साउथ यहाँ पर होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसकी बात कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ओजोन जो लेयर होती है उसकी विनाश की स्थिति कब होती है। तो यहाँ पर देखिए ये होती है मार्च अप्रैल में, तो इसलिए ऑप्शन ए मार्च अप्रैल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी द यूनिट डोप्सन इज यूनिट फॉर, किस लिए यूज किया जाता है इसको, पृथ्वी की मोटाई मापने में या हीरे की मोटाई मापने में या ओजोन परत की मोटाई मापने में या शोर के मापने में। तो जो ओजोन लेयर है अर्थ है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पर ओजोन लेयर है तो उसकी जो मोटाई होती है थिकनेस, उसको मापने में यूज करते हैं हम। तो इसलिए ऑप्शन सी ओजोन की परत की मोटाई मापने में इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, यानी विच सैटेलाइट रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओजोन होल। ऑप्शन देगा निम्बस 7 या लैंडसेट 3 या टिरोज एन या गोज। तो यहाँ पर निम्बस 7 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन O3 है, ओजोन क्या है, प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोलूटेंट है या सेकेंडरी पोलूटेंट है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये सेकेंडरी पोलूटेंट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज डज नॉट कॉज ओजोन पोल्यूशन इन द ट्रोपोस्फीयर। आप ऑप्शन देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या जल वाष्प या मीथेन। तो ऐसी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसको हम CO से लिखते हैं, तो वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन छिद्र स्थित है, ओजोन होल इज लोकेटेड एट
उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या दोनों पर या किसी पर नहीं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। ये नॉर्थ पोल एंड ये नॉर्थ पोल होता है NP और ये साउथ पोल SP। तो ये साउथ पोल जो है यहाँ पर ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका यहाँ पर है, वहाँ पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव पर एट द साउथ पोल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई विमा है। द यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर डायमेंशन। अभी हम बात करते हैं तो ये डॉप्सन में मापी जाती है। यहाँ पर देखिए DU से शो किया गया, इसलिए ऑप्शन सी DU डॉप्सन इकाई डॉप्सन यूनिट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, ओजोन परत अवशोषित करती है यानी एब्जॉर्ब करती है, क्या ऑब्जर्व करती है? अवरक्त किरणों को या दूर अवरक्त विकिरण या एक्सरे विकिरण या UV यानी अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आती हैं खतरनाक होती हैं उसको ये एब्जॉर्व करती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है यानी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जैसे ये सन है मान लें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो खतरनाक रेज हैं वो आती हैं और यहाँ पर ये होता है ओजोन लेयर होती है या ये अर्थ है यहाँ पर होती है, इस तरह से ये हमारे यहाँ पर अर्थ है। तो ये बीच में कुछ यहाँ पर है सूर्य की घातक ये हमारी रक्षा करते हैं। इस ये ऑक्सीजन होती है या आर्गन होती है या हीलियम होती है, ओजोन परत होती है, यानी इसके यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्योंकि यूनिट का अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए होता है, इसको आपको आंसर करना होता है और हमें बताना होता है कि इसका सही उत्तर क्या है। और ये आपकी 6 यूनिट है जिसका यहाँ पर एंड हुआ है। इसके बाद हम आपके लिए यूनिट नंबर 7 लेकर फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। और अगर आप इस EVS सब्जेक्ट की बाकी जो हम यूनिट पढ़ चुके हैं, अभी 6 यूनिट पढ़ चुके हैं, इससे पहले 5 यूनिट कर चुके हैं, तो उन सबको पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर प्लेलिस्ट हमारी जो है उसमें जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। और डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि एक बुक की तरह, एक नोट्स की तरह पढ़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो 6dimensionhgp.com करके है और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।